इसका टोटल प्राइस जो मैंने पे किया था वो था ओनली 25,000। क्या आपको 2015-2019 में लॉन्च हुए मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, इन मैकबुक्स मशीन को खरीदना चाहिए या नहीं? अगर खरीदना भी है तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा? क्या ये अपग्रेड हो सकते हैं? इन्हें अपग्रेड करना पॉसिबल है या नहीं है? ये कितना वैल्यू फॉर मनी होने वाला है और इनकी प्राइस रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए? ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करूं 2023 के अंदर किसी भी पुराने मैकबुक को लेने की, तो वह कम से कम 50 to 60% लो कॉस्ट पे मिल जाता है। अगर यही मशीन 2023 के अंदर 90,000, 80,000 और लाख रुपए के आसपास कहीं आ रहे हैं, तो वहीं ये चीज जो 2015, 2017, 2019 ये मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स आपको कहीं ना कहीं 30,000, 40,000 के इन बिटवीन आपको मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो जब ये लॉन्च हुए थे उस टाइम से अभी की जो इनकी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फाइनल कट प्रो यूज करना चाहते हैं FCP X को सीखने के लिए। मैंने स्पेशली सबसे फर्स्ट टाइम जब मैक परचेस किया था तो फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मैंने मैक मिनी 2014 लेट वर्जन को मैंने परचेस किया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो शौक के तौर पर मैक मशीन को खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना पोर्टफोलियो, जैसे कोई वीडियोग्राफर हो गया, कोई फोटोग्राफर हो गया, जो अपना पोर्टफोलियो किसी के सामने प्रेजेंट करता है तो एक प्रोफेशनल टच उसके अंदर आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोज करो कि अदर लैपटॉप्स के अंदर अपना पोर्टफोलियो शो करते हैं, वहीं पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स ऐसे हैं, भले वो सेकंड हैंड मशीन हो, लेकिन सेकंड हैंड मशीन भी बहुत अच्छी लगती है। क्लाइंट के सामने जब वो कोई भी अपना वर्क शो करता है तो वो दिखने में बहुत ज्यादा बेहतरीन लगता है। और बात करें अगर प्राइस की, तो जब एक न्यू मैकबुक है जो 90,000 और 1 लाख के अराउंड आ रहा है, उसके कंपेयर में ये मैकबुक अगर आपको 50%, 60% लो कॉस्ट में मिल जाता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छी डील हो सकती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको खरीदने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इसकी बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैच ना हो। अगर कोई स्क्रैच है या कोई डेंट है तो आप अपने प्राइस के अंदर उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं, प्राइस को और कम करवा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई स्क्रैच ना आया हो, डिस्प्ले के अंदर कोई डॉट वगैरह अवेलेबल ना हो, डिस्प्ले पूरी तरह से सही हो, डिस्प्ले चेंज ना करवाई हुई हो, और जो कीबोर्ड है उसकी सारी कीज है जो आप प्रेस करके नोटपैड स्टार्ट करके प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि सारी कीज प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। माउस पैड जो टच पैड है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चार्जिंग सॉकेट का खास तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट में कई बार ऐसी होता है कि जो 4 पिन होती है ना, उसमें कोई पिन ज्यादा दबी हुई है या कोई ज्यादा बाहर निकली हुई है, तो उन केसेस में क्या होगा कि आपका लैपटॉप चार्ज तो होगा लेकिन वो जरूरत से ज्यादा हीट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो जरूरत से ज्यादा हीट होता है ना, तब इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जरूर चेक कर ले कि बहुत ज्यादा हीट तो नहीं हो रहा है जब आप चार्जिंग सॉकेट को चार्जिंग करने के लिए रखते हैं। वो टाइम पे इस चीज को जरूर से चेक कर ले। उसके अलावा पीछे की साइड अगर आपका लोगो, जो एप्पल लोगो है, वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत से मॉडल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एप्पल लोगो ग्लो नहीं करता, तो उनके अंदर एक मेटालिक फिनिश होगी। और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, बहुत सारे मॉडल्स कह सकता हूँ कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे भी है जिनके अंदर एप्पल लोगो ग्लो करता है। तो आप जरूर चेक कर ले कि वो एप्पल लोगो ग्लो करता हो। उसके बाद वेबकैम जरूर चेक करें कि वेबकैम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चार्जिंग पॉइंट के अलावा आप USB सॉकेट्स को जरूर चेक करें। ये पार्ट हो गया आउटर पार्ट, जो बाहर की बॉडी है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, आपको इंटरनली चेक करना है कि ब्लूटूथ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वाईफाई सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनेट सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्पीकर्स की कंडीशंस कैसी है। अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पीकर चलता है, एक स्पीकर नहीं चल रहा, तो आप मैक ओएस के अंदर सिस्टम प्रेफरेंसेस के अंदर जाकर, ऑडियो के अंदर जाकर, वहां पर आउटपुट के ऑप्शन में ये चीज चेक कर सकते हैं कि एक एक करके चेक कर सकते हैं। एक बार राइट साइड लेके जाइए, एक बार लेफ्ट साइड लेके जाइए, और उसके बाद कोई भी वीडियो प्ले करिए। तो जब आप राइट साइड ले जाएंगे वो टाइम में सिर्फ राइट साइड का स्पीकर बजेगा, और लेफ्ट साइड के स्पीकर पे आप कर्सर लेके जाएंगे, उस टाइम फिर कोई भी वीडियो प्ले करके चेक करें कि लेफ्ट वाला स्पीकर सही से बज रहा है या नहीं बज रहा है। जब आप ऐसे सिंगल सिंगल करके दोनों को सुनेंगे तो आपको एक्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि दोनों वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर सपोज करो कोई वर्क नहीं कर रहा तो आप प्राइस कम करवा सकते हैं। उसके बाद हेडफोन जैक को जरूर चेक करें कि हेडफोन जैक सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके
बाद हेडफोन जैक को चेक करने के बाद स्टोरेज को जरूर चेक करें। कई बार क्लाइंट होता है कि जो कहता है कि भाई 500 GB के अराउंड है कुछ, तो आप एप्पल आइकॉन के अंदर जाकर वहां पर क्लिक करने के बाद वहां पर अबाउट दिस मैक पर क्लिक करें एंड देन आपको वहां पर स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं कि कितने GB का स्टोरेज है। 250 GB का है या 500 GB का है या 1 TB का है, जो भी स्टोरेज है वो वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर मॉडल की जो सीरियल की है उसको कॉपी करके आप इंटरनेट में चेक जरूर करें कि उस मॉडल को अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिस्टम है जो थोड़ा बहुत हैंग हो रही होती है, तो हम सोचते हैं कि उसके अंदर हम एक्स्ट्रा रैम डलवा देंगे या हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करवा देंगे। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि उन मॉडल्स के अंदर अपग्रेडेशन पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर सपोज करिए कि आपने 8 GB रैम डलवा रखी है, तो 8 GB रैम के ऊपर उनके अंदर और अपग्रेड नहीं हो सकती, उन्हें आप 16 GB अपग्रेड नहीं करवा सकते। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उसका अपग्रेडेशन पॉसिबल है या नहीं, इस चीज को जरूर चेक करें। अगर आप कोई प्रोफेसर है, अगर आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए ले रहे हैं या बच्चों के लिए, बच्चों को सीखने के लिए अगर आप इस तरीके का कोई मैक ले रहे हैं जिसकी कीमत 30,000 के आसपास है, तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें और आप डेफिनेटली इस चीज को परचेस कर सकते हैं। मैंने भी जो अपना फर्स्ट लैपटॉप परचेस किया था वो भी एक सेकंड हैंड लैपटॉप ही था। इवन टिल डेट, आज की डेट में भी ये मेरे पास है, मैं इसे यूज करता हूँ रेगुलर बेसिस पर, काफी अच्छा चलता है। मुझे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें पे नहीं करना पड़ा था, ना ही मुझे हार्ड ड्राइव डलवाने की जरूरत पड़ी थी, ना ही मुझे रैम चेंज करवाने की जरूरत पड़ी थी, ना ही चार्जिंग सॉकेट का कोई इश्यू था। सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और बहुत अच्छे से ये मैकबुक मेरा साथ दे रहा है वीडियो क्रिएशन के अंदर एज वेल। तो इसी वजह से मेरे लिए ये वैल्यू फॉर मनी था। इसका टोटल प्राइस जो मैंने पे किया था वो था ओनली 25,000 के अंदर मुझे ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत फ्रेश पीस कह सकते हो आप, बहुत कम यूज किया हुआ ये एक ऐसा पीस मिल गया। टोटली वैल्यू फॉर मनी है ये मेरे लिए, काफी कमाल की मशीन है। मेरे लगभग यूट्यूब के सारे वीडियोस में इसी मशीन के अंदर एडिट करता हूँ, सारे ग्राफिक्स इसी लैपटॉप के थ्रू बनाता हूँ। काफी बढ़िया और कमाल की परफॉर्मेंस देता है। वो इतना पुराना होने के बावजूद भी ये काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो जब मैं नए के अंदर मूव करूंगा तब तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक बिगिनर के लिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ये एक कमाल की डील है। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि चाहे आप किसी दोस्त के पास से ले, किसी रिश्तेदार के पास से ले या किसी के भी पास से अगर सेकेंड हैंड एप्पल का मैक लेते हैं तो उसे प्रॉपरली चेक जरूर करें, इंटरनली एक्सटर्नली सारी चीजें चेक जरूर करें। अपने जो नीड्स है ना, उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप को परचेस करें। डेफिनेटली आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा ही मिलेगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।